हाय, मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड टाइम का। इसके सीरीज के लगभग 6-7 वीडियोस बनेंगे जिसमें कि मैं पूरे थियरी को डिस्कस करूंगा। और जब मैं एक बारी सारे के सारे चैप्टर्स के थियरी को मैं करा दूंगा तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के किसी भी चैप्टर से लेके आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं कराऊंगा। ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले अच्छा ही क्वेश्चन ले लूँ, टफ क्वेश्चंस करवा दूं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक बार अपने चैनल्स पे सारे अगर एक चैप्टर्स के सारे वीडियो 1 by 1 होंगे जिससे थियरी आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस वाले सेशन करेंगे जिसमें सीजीएल के क्वेश्चन लिए जाएंगे, बैंकिंग के क्वेश्चन लिए जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगा। तो आज हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वर्क एंड टाइम का। इसमें वर्क एंड टाइम में मैंने बोल रखा है कि 6-7 सीरीज आएंगे 1 by 1 जिसमें हम हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक रिलेटेड चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि 1 by 1 आपको वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम काफी इजी चैप्टर है, कोई बड़ी बात नहीं है। चीजों को अगर ध्यान से समझा जाए, सही तरीके से सोचा जाए तो हर एक चीज इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यहां पे वर्क एंड टाइम में हम पढ़ते हैं वर्कर्स, वर्क के बारे में, टाइम के बारे में, वर्कर्स के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में। हम क्या पढ़ते हैं? वर्क के बारे में, टाइम के बारे में, वर्कर्स के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में। और वर्कर्स और एफिशिएंसी कहो तो दोनों बात ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। वो चीजें एक एक करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेंगे। हमारे पास वर्क को खूब ध्यान से समझिएगा, वर्क हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू होता है। अगर हम एक काम करवा रहे हैं, मेरे पास एक काम होता है, 2 काम होता है, हाफ काम होगा या इसी तरीके के कोई भी काम होगा। यहां पे वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एंड टाइम, वर्क का कोई सर्टेन एक यूनिट डिसाइड नहीं हुआ है। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक घर आपको बनवाना है तो भी आप बोलोगे कि एक काम है, और अगर एक चेयर आपको बनाना हो तो भी आप बोलोगे एक काम है। अगर आपको मार्केट से सब्जी लेके आना है तो भी बोलोगे एक काम है। ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और बोलेंगे कि सर इसका यूनिट जूल होगा। तो यहां पे यूनिट डिसाइड नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे वर्क कोई भी काम करो तो वो एक काम से, एक डिस्क्रीट वैल्यू से 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे अगर हम टाइम की बात करें तो इन जनरल हम जो टाइम लेते हैं या तो डेज में लेते हैं, या तो हम आवर में लेते हैं, या तो आवर में लेते हैं, या तो हम मिनट्स में लेते हैं। इन जनरल ये चीजें यूज किया जाता है। मतलब टाइम को या तो डेज में यूज किया जाता है, या तो आवर में, या तो मिनट्स में। और वर्कर के बारे में अगर बात करें तो या तो हम मेल वर्कर्स को लेते हैं, या तो हम फीमेल को लेते हैं, या तो हम चाइल्ड को लेते हैं। मतलब हम वर्कर्स के कैटेगरी को भी डिफाइन कर रखे हैं कि मेल करेगा काम या फीमेल करेगी काम या फिर चाइल्ड करेगा काम। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हम अलग अलग वर्कर्स को डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि इनका काम करने का क्षमता अलग है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एफिशिएंसी और वर्कर्स दोनों सेम बात है। क्योंकि आप वर्कर्स चेंज करोगे, अगर उस वर्कर्स के वैरायटीज को चेंज करोगे तो उसके काम करने का क्षमता अलग हो जाएगा। जैसे अगर आपको कोई काम करने के लिए 10 मैन का आवश्यकता है, मतलब मैन से आप 10 मैन अगर आपके पास होता तो वर्क परफॉर्म करवा लेते। तो अगर कोई आपको 10 चाइल्ड दे तो आप उसी लिमिटेड टाइम में उससे उस वर्क को कंप्लीट नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के काम करने का क्षमता उतना नहीं होगा जितना कि 10 मैन के काम करने का क्षमता होगा। मैन का जो क्षमता होगा वो चाइल्ड का क्षमता नहीं होगा, जो चाइल्ड का क्षमता होगा वो वुमेन का क्षमता नहीं होगा। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि इनके एफिशिएंसी, इनके काम करने की क्षमता पे मैंने इसको कैटेगराइज किया। तो हमारे क्वेश्चन में या तो मैन, या तो फीमेल, या फिर चाइल्ड के बारे में यूज होगा। एफिशिएंसी वर्कर से रिलेटेड है, हम इन सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब मेरे को बताओ, अगर मैं वर्क को फिक्स कर लूं, खूब ध्यान से समझना रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होता है, कैसे हम सोचना शुरू करेंगे वर्क एंड टाइम में। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क को मैंने फिक्स कर लिया, अगर वर्क को मैंने फिक्स कर दिया, वर्क को फिक्स कर दिया कि सपोज आपको एक चेयर बनाना है,
सपोज आपको एक चेयर बनाना है, खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने वर्क को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। मेरे पास 3 वेरिएबल है, इसी तीनों वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है वर्क एंड टाइम में। तो मैंने पहला एप्लीकेशन लिया और इस पहले एप्लीकेशन में मैंने बोला कि वर्क को फिक्स कर देता हूं। तो मेरे पास जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा वर्कर्स और टाइम में। किस में मिलेगा? वर्कर्स और टाइम में। और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टाइम वर्कर्स जो होंगे वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब ये क्या बोल दिया मैंने, खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि वर्कर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। कहने का क्या मतलब, अगर वर्क मेरा फिक्स है, कहने का क्या मतलब अगर वर्क मेरा फिक्स है तो आपको अगर एक चेयर बनाना है, इस पे आप 10 कारपेंटर को एक साथ लगा लो तो चेयर जल्दी बन जाएगा। अगर 2 कारपेंटर को लगाओगे तो चेयर ज्यादा समय लेगा बनने में। अगर आप 1 कारपेंटर को लगाओगे तो चेयर ज्यादा समय लगेगा। मतलब आप अगर एक घर बनाना है, सपोज अगर एक घर बनाना है, आप नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर दो, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को इंडल्ज कर दो काम करने के लिए, तो समय क्या लेंगे? कम। और अगर आप कम से कम वर्कर्स को इंडल्ज करोगे तो समय क्या लग जाएगा? ज्यादा। मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जो कि इस के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा, वहां से आप जाके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं कि इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। तो फिलहाल वर्कर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का है। कहने का क्या मतलब, अगर मैं यहां पे वर्कर्स और टाइम का रिलेशन ले रहा हूं, सपोज मैंने 20 मैन को अपॉइंट किया है, 20 मैन को अपॉइंट किया है और आपका काम सपोज 10 डेज में हो जा रहा है। मतलब एक चेयर बनाना था, अगर 10-20 मैन को लिया तो उन्होंने 10 दिन लिया काम को खत्म होने में। अब मेरे को बताओ, अगर मैं 40 मैन को ले लेता उसी चेयर को करने के लिए, क्योंकि वर्क मैंने क्या रखा है? फिक्स रखा है। चीजों को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने वर्क क्या रखा है? फिक्स रखा है कि मुझे एक चेयर बनाना है। अब मेरे को बात करो कि अगर 20 मैन था तो मैंने बोला 10 डेज लग रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर 40 मैन मैं कर दूं, नंबर ऑफ वर्कर्स को मैं बढ़ा दूं, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा दूं तो क्या समय कम लगेगा? क्या? हाँ, बिल्कुल कम लगेगा। और मेरे को बताओ यहाँ पे 5 डेज लगेगा क्या? अगर मैं और भी वर्कर्स को बढ़ा दूं, सपोज मैंने यहां पे 100 बंदे को काम पे रख दिया, तो यहां पे टाइम और कम लगेगा, 2 डेज लगेगा। अगर मैंने सपोज 10 मैन को रख दिया, अगर 20 मैन था तो 10 दिन लगता था, तो अगर 10 मैन को रखा तो टाइम और भी ज्यादा लगेगा। टाइम क्या लगेगा? और भी ज्यादा लगेगा। मतलब अब टाइम क्या लगेगा? 20 डेज लगेगा। क्या? अब खूब ध्यान से समझना इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ। अगर मैंने यहां पे 2 टाइम्स कर दिया तो टाइम क्या लगा? 1/2 टाइम्स लगा। क्या? अगर मैंने वर्कर्स को डबल कर दिया तो समय का लगने का समय 1/2 हो गया। इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर मैंने इसको 5 टाइम्स किया था तो मेरे को बताओ यहां पे क्या ये 1/5 टाइम्स हो गया? क्या यहां पे 1/5 टाइम्स हो गया? क्या? अगर मैं यहां पे देखो कि इस वर्कर्स को मैंने घटा दिया था, 1/2 टाइम्स कर दिया था, तो मेरे को बताओ क्या टाइम 2 टाइम्स लगने लगा? क्या 2 टाइम्स लगने लगा? क्या? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वर्कर्स टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर आप वर्कर्स को ज्यादा कर लोगे तो आपके किसी पर्टिकुलर काम को करने का समय क्या लगने लगेगा? कम लगने लगेगा। तो अब यहां पे हम बोल सकते हैं, इस बात को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, अगर x और y 2 वेरिएबल है और इसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर आप इसे m से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर m से डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर m से डिवाइड करोगे तो इधर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज हो रहा है कि अगर मैं इस वेरिएबल वर्कर्स वाले वेरिएबल्स को अगर डबल कर रहा हूं तो टाइम वाले वेरिएबल को 1/2 करना पड़ रहा है। मतलब मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अब यहां से थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं, यहां तक आपको क्लियर होगा, ये चीजें आपको क्लियर होगा। अब खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए
M1 वर्कर्स था और इसको T1 टाइम लगता था, और एक ग्रुप ये था जिसमें M2 वर्कर्स था, इसको T2 टाइम लगता है, तो चूंकि वर्कर्स और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, तो अगर मैं एक रेशियो को M1 बाई M2 रखूंगा तो दूसरा रेशियो क्या होगा, इंटरचेंज होगा, मतलब ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, T2 बाई T1 होके बराबर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही तो लॉ होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले एक वीडियो मैंने करा रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में। तो अगर इस दोनों का प्रोडक्ट मैं देखूं तो M1 T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 T2 होगा क्या, M2 T2 होगा क्या, कोई दिक्कत, M2 T2 होगा क्या, ये बात समझ में आ रहा है। अब टाइम के फ्रेम में आप या डेज रखो या आवर रखो या दोनों के दोनों को एक साथ रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूं कि यहां पे वर्कर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, तो मैं ये बोल सकता हूं वर्कर्स इनटू टाइम जो होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी तब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे अगर M1 वर्कर्स T1 टाइम लेता है तो ये भी कांस्टेंट होगा, और अगर दूसरे ग्रुप का M2 वर्कर्स अगर T2 टाइम लगता है उसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए तो ये भी क्या होगा, K होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि M1 T1 इक्वल्स टू होगा M2 T2 के। क्लियर है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, मैं यहाँ पे डेज के रेस्पेक्ट में भी यूज कर सकता हूं कि M1 पर्सन अगर D1 डेज लेता है तो M2 पर्सन D2 डेज लेगा, या मैं बोल सकता हूं कि M2 पर्सन H1 आवर लेता है तो M2 पर्सन H2 आवर लेगा, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि M1 पर्सन H1 आवर D1 डेज लेता है तो M2 पर्सन H2 आवर्स और D2 डेज लेगा। ये बात समझ में आया। मैंने टाइम के फ्रेम को डेज में और आवर में ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उन सारे वेरिएबल्स को एक साथ इंक्लूड कर सकते हो। अब कहने का क्या मतलब हुआ, इस चीज को समझिएगा। अब मैं वो फॉर्मूला रेडीमेड की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, क्या रिलेशन है, वो चीज मैं समझाया, लेकिन आपको क्वेश्चन उस तरीके से करने का जरूरत नहीं है, मैं लॉजिक को आपको क्लियर करके बताऊंगा। आप खूब ध्यान से समझिएगा। यहां पे कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास किसी भी वर्क का मेरे पास प्रॉपर यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है, मैं बस बोलता हूं कि एक काम है, एक वर्क है। भाई एक वर्क कहने का क्या मतलब, एक वर्क कहने का मतलब तो दुनिया का जो भी काम है आप एक वर्क बोलते हो। मुझे सोना है एक काम है, मुझे पढ़ना है एक काम है, मुझे घर बनाना एक काम है, मुझे चेयर बनाना एक काम है। ये बात समझ पा रहे हो क्या। तो इसका कोई यूनिट नहीं, बस मैं बोलता हूं एक वर्क है। लेकिन अब वह वर्क के यूनिट को डिफाइन करने का कोशिश करूंगा, और मैं इसको किसके इक्विवेलेंट में डिफाइन करूंगा, तो नंबर ऑफ वर्कर्स के इक्विवेलेंट में डिफाइन करने का कोशिश करूंगा। इस बात को आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 10 मैन वर्क फिक्स है, वर्क क्या है, फिक्स है, वर्क क्या है, फिक्स है। 10 मैन अगर किसी काम को करने में 20 डेज लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। अगर 10 व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम को, किसी फिक्स वर्क को करने में कितना दिन लेते हैं, 20 डेज लेते हैं, तो मेरे को बताओ, इससे आप वर्क को तो डिफाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं अगर 10 बंदे को लेके किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता हूं, चूंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं एक दिन के बारे में बात करूं कि मुझे 1 डेज में काम खत्म करना है, ठीक है, अगर मुझे 1 डेज में काम खत्म करना है, तो आप मेरे को बताओ, अगर मुझे 1 दिन में काम खत्म करना है तो मैं इसे 20 से डिवाइड करूंगा। अगर डेज को मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैन को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक तरफ मैं डिवाइड करूंगा तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को बताओ 200 मैन आएगा क्या, 200 मैन आएगा क्या। अगर कोई काम को, कोई फिक्स वर्क को 10 व्यक्ति अगर 20 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में करने के लिए क्या यहां पे 20 से मैंने डिवाइड किया तो यहां 20 से मल्टीप्लाई करना होगा क्या। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या 200 मैन होगा क्या। अब मेरे को बता कि क्या मैं अब इसको ऐसे कोरिलेट करूं क्या कि 200 मैन इज इक्विवेलेंट टू दैट वर्क। मतलब
उस वर्क पे जिस दिन 200 आदमी काम कर देंगे काम पूरा हो जाएगा। मतलब ये वर्क जो है वो 200 आदमी के इक्विवेलेंट है, 200 व्यक्ति के बराबर है। 200 व्यक्ति के काम करने के बाद ही वो वर्क खत्म होगा। अब अगर मैं बोलूं कि ठीक है इस काम को आपको 50 व्यक्तियों को लेके करना है, खूब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। मैंने क्या बोला कि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला कि वर्क का यूनिट कैसे निकलेगा, तो डेज को 1 कर दो, डेज को 1 कर दिया तो यहां पे क्या आ गया 200 मैन। मतलब मैं बोल सकता हूं ये वर्क जो है वो 200 मैन के इक्विवेलेंट है। अब आपने क्या दिया मेरे पास फैसिलिटीज, आपने मेरे को 50 वर्कर्स दे दिया और बोला काम खत्म करो भैया। 50 वर्कर्स दे दिया और आपने बोला कि इसको क्या करो, काम को खत्म करो। अगर आपके पास 50 वर्कर्स है और आपको काम को खत्म करना है और आपका काम 200 मैन के बराबर है, तो इस 50 वर्कर्स को लेते हुए आपको कितना दिन लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 व्यक्ति पहला दिन काम किया तो दूसरा दिन फिर 50 व्यक्ति काम किया तो 100 व्यक्ति का काम हुआ, अगले दिन फिर 50 व्यक्ति ने काम किया तो 150 व्यक्ति का काम हुआ, और अगले दिन फिर 50 व्यक्ति जब करेंगे तो पूरा का पूरा 4 दिन में 200 मैन के इक्विवेलेंट काम हो जाएगा। और मैंने बता ही रखा है कि आपका जो वर्क है वो 200 मैन के इक्विवेलेंट है। अब इसी चीज को मैंने ऐसे भी तो बताया था, मैंने क्या बोला था कि M1 T1 इक्वल्स टू M2 T2 होगा। मतलब पहले ग्रुप के पहले कंडीशंस में जितने आपके वर्कर्स होंगे उनको जो समय लगा होगा वो दूसरे ग्रुप के वर्कर्स और उसके द्वारा लगे समय के बराबर होगा। तो अब यहां पे बताओ कि क्या 10 मैन 20 डेज ले रहा था क्या, तो 10 मैन का कितना 20 के साथ प्रोडक्ट। अब मेरे को बताओ यहां पे आपको 50 मैन दिया था, 50 मैन, और यहां पे आपको टाइम पूछ रहा था, T2 पूछ रहा था, तो क्या ये T2 निकल के आपके पास 4 डेज आता क्या, 4 डेज आता क्या। अगर आपको डायरेक्ट ये चीज बताया गया होता तो डायरेक्ट इस चीज के बताने में आपको ये बताओ कि क्या कुछ पता चलता, आप बस यही सोचते कि हाँ ठीक है M1 T1 और M2 T2 क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मेरे को ये यूज करना है और इसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब अगली बार क्वेश्चन आता ढंग का तो आप फिर उसे कर नहीं पाते, ठीक है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन करवाने का कोशिश करता हूं, 1-2 एग्जांपल इस पे करवाने का मैं कोशिश करता हूं। यहां पे ग्रुप 1 है और यहां पे ग्रुप 2 है। मैं बोलता हूं ग्रुप 1 में सपोज 24 मैन है, ग्रुप 1 में 24 मैन है और इनको सपोज 12 डेज लगता है काम को खत्म करने में। एक पर्टिकुलर वर्क क्या है, फिक्स है, वर्क क्या है, फिक्स है। इस बात को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहले ग्रुप में 12 मैन है जिसको कितना दिन लगता है, 12 दिन लगता है काम को खत्म करने में। अब मेरे को बताओ यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि यदि इस काम को मैं 15 वर्कर से करवाऊं, 15 मैन अगर हो तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को यहां पे पता है कि पहले ग्रुप के मैन और टाइम का जो इक्विवेलेंट होगा वो दूसरे ग्रुप के मैन और टाइम के इक्विवेलेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को यहां पे बताओ 24 क्रॉस 12 होगा क्या, और यहां पे 15 क्रॉस टाइम तो मुझे निकालना ही है। कोई दिक्कत। 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये कितना होगा, 3 चौका 12 और 3 बचे 15। कोई दिक्कत। मतलब T2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 96/5। अगर मैं ये कैंसिल आउट कर लूं, 5 1 जा 5, 9 बचे 45, 1/5 दिन होगा क्या। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पे ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं पूरे के पूरे थियरी पे कंसंट्रेट करा रहा हूं। मैं आपको थियरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पे अच्छे क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा, लेकिन जब एक बारी मैं पूरे से अच्छे तरीके से आपको सारे थियरी को समझा दूं तब मैं उस पर आगे बात करूंगा। मैंने पहली बार में वर्क को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, तो मुझे रिलेशन मिला था टाइम और वर्कर्स में।
टाइम और वर्कर्स में। इस बारी मैं टाइम को फिक्स कर देता हूं, मैं टाइम को फिक्स कर देता हूं। टाइम मैंने फिक्स कर दिया कि आपको 10 दिन दिया जाता है, आप इस 10 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते हो। मैंने टाइम को क्या कर दिया इस बारी, सेकंड केस मैंने टाइम को फिक्स किया, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया था, वर्क को फिक्स किया था। अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं तो मेरे को बताओ वर्कर्स और वर्क में रिलेशन मिलेगा क्या? टाइम को मैंने फिक्स कर दिया तो वर्कर्स और वर्क में रिलेशन मिलेगा क्या? तो वर्कर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वर्क के। खूब ध्यान से समझिएगा, वर्कर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के। कहने का क्या मतलब, अगर 10 दिन आपके पास लिमिटेड है तो आप जितना ज्यादा वर्कर्स लेके आओगे उस 10 दिन में आप उतना ही ज्यादा काम कर पाओगे। अगर 10 दिन आपके पास फिक्स है, मेरे को बताओ, अगर 10 दिन आपके पास फिक्स है और मैं 2 वर्कर्स लगा के कोई काम करता हूं तो काम क्या होगा, कम पूरा होगा। अगर मैं 10 वर्कर्स लगा के पढ़ूं तो थोड़ा और ज्यादा होगा, 100 वर्कर्स लगा दूं उसी 10 दिनों में तो और ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो वर्कर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क होगा। अगर 10 दिन में, खूब ध्यान से समझिएगा, वर्कर्स और वर्क, सपोज मैं बोलूं कि अगर 10 मैन को लगा दिया जाता है तो इस लिमिटेड 10 डेज में एक चेयर बन के तैयार हो जाता है, एक चेयर बन के तैयार हो जाता है। तो मेरे को बताओ, क्या इसी 10 दिन में अगर मैं 20 मैन को लगा दिया होता तो क्या मेरे पास 2 चेयर बन के तैयार हो जाता? क्या मेरे पास 2 चेयर बन के तैयार हो जाता क्या? हाँ या ना, जहां पे भी हो आप इस चीजों को समझने का कोशिश करो और आप हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करो। ऐसे नहीं कि बस लिख रहे हैं, जो है पढ़ा रहा है, ठीक है, ओके है, क्लियर है, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा नोट करना है, चीजों को समझना है, ठीक है। तो अब यहां पे मेरे को बताओ, अगर मैं 50 मैन को ले लेता तो क्या यहाँ पे 5 चेयर बन के तैयार होता क्या? और अगर मैं 5 मैन को लेता तो क्या हाफ ही चेयर बन के तैयार होता? मतलब अगर मैंने इसको 2 टाइम्स किया तो क्या वर्क भी 2 टाइम्स हुआ क्या? मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसे 5 टाइम्स किया तो क्या ये भी 5 टाइम्स हुआ क्या? 5 टाइम्स हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 वेरिएबल मैंने बता रखा है x और y अगर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप इधर अगर m से गुना करोगे तो इधर भी m से गुना करना पड़ेगा, और इधर अगर मैं डिवाइड करता हूं m से तो इधर भी m से डिवाइड करना होगा। कोई दिक्कत, अगर इधर मैं m से डिवाइड करता हूं तो इधर भी m से डिवाइड करना होगा। अब इसका रेशियो कैसे क्रिएट होता है तो मैंने ये भी बता रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो कैसे क्रिएट होता है। सपोज अगर वर्कर्स को मैं दिखाता हूं, वर्कर्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, वर्कर्स को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं बोलूं m1 वर्कर्स W1 वर्क करते हैं, वर्क को मैं W1 से रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं बोलूं M2 वर्कर्स W2 वर्क करते हैं, तो यहां पे जो रिलेशन बनेगा वो M1 by M2 इक्वल्स टू W1 by W2 बनेगा। कोई दिक्कत, W1 by W2 बनेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। होप कि आइडिया आपको क्लियर है। अब मैं तीसरा रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं, इसके बारे में खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं तीसरे रिलेशन के बारे में बात करूं, खूब ध्यान से समझिए। इस बार मैं वर्कर्स को फिक्स कर देता हूं। मेरे को बताओ, अगर मैं वर्कर्स को फिक्स कर दिया, वर्कर्स को मैंने क्या कर दिया, फिक्स। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको 10 मैन दे दिया गया है, फिक्स 10 मैन दे दिया गया है। तो अब मेरे को बताओ कि रिलेशन किस में मिलेगा, वर्क और टाइम में मिलेगा क्या? वर्क और टाइम में मिलेगा तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा क्या? टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा क्या? कोई दिक्कत? खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, इस थर्ड केस में मैंने इस बारी किसको फिक्स कर दिया है, वर्कर को फिक्स कर दिया है। मैं
10 मैन को लगा लिया हूं कि 10 मैन ही मेरा काम करेगा, मैन में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, वर्कर्स हमारे फिक्स है, 10 मैन ही काम करेंगे, तो बताओ कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क होगा क्या? इस 10 मैन को अगर मैं 10 दिन दूं और ये अगर एक काम करके दे रहे हैं, तो इसे अगर मैं 20 दिन दे दूं तो क्या 2 वर्क करके नहीं देंगे क्या? अगर एक चेयर बना रहे हैं तो क्या ये 2 चेयर नहीं बना के देंगे क्या? कोई दिक्कत? अगर मैं 50 दिन कर लूं तो क्या ये 3 चेयर बना के नहीं देंगे क्या? मतलब ये हुआ कि टाइम और वर्क ये भी दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब T1, अगर पहली बार T1 रिलेटेड, अगर T1 टाइम में W1 वर्क होता है और T2 टाइम में W2 वर्क होता है, W2 वर्क होता है, तो इसका रिलेशन बताओ, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T1 बाई T2 इक्वल्स टू W1 बाई W2 होगा क्या? T1 बाई T2 इक्वल्स टू W1 बाई W2 होगा क्या? खूब ध्यान से अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इस फंडे को खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस पे काफी देर तक मैं आपको समझाने वाला हूं क्योंकि ये इसका बेस है। खूब ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। मैंने इस बारी क्या किया है? वर्कर्स को फिक्स कर दिया गया है, वर्कर्स को मैंने क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। तो मैंने बोला कि जो आपके पास टाइम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? वर्क होगा। कोई दिक्कत? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? वर्क होगा। तो यहां पे अब ध्यान से समझिएगा, अगर 10 डेज में ए एक वर्कर है, ए एक क्या है? वर्कर है, और इसको मैंने फिक्स कर दिया है। ए 10 डेज में एक वर्क को कर दे रहा है, एक वर्क को कर दे रहा है, कोई दिक्कत? ए एक फिक्स वर्कर है जो 10 डेज में एक वर्क को करता है। तो मेरे को बताओ, अगर मुझे एक दिन का काम निकालना हो, 1 डेज का वर्क निकालना हो, तो चूंकि वर्कर्स और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इधर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी 10 से डिवाइड करूंगा। क्या ये 1/10 वर्क होगा क्या? 1/10 वर्क होगा क्या? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैंने फिक्स किया है, एक वर्कर को मैंने फिक्स कर दिया है, तो मेरे को बताओ, अगर यहां पे मैं बोलूं कि x डेज में आपका एक वर्क पूरा हो रहा है, एक वर्क पूरा हो रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क होगा? 1/x वर्क होगा। क्यों? क्योंकि टाइम और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर मैं x से अगर डिवाइड करता हूं, इधर मैं x से डिवाइड करता हूं, तो इधर भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आज के बाद आपसे नींद में भी कोई पूछे कि ए एक फिक्स वर्कर है, ए एक फिक्स वर्कर है, 17 डेज में एक वर्क को करता है, एक वर्क को करता है, तो एक दिन में वर्क का कितना पार्ट करेगा? तो 1/17 वर्क करेगा, 1/17 पार्ट करेगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? तो यहां पे अगर वर्कर्स फिक्स है, तो अगर x डेज में एक वर्क होता है, तो आपको पता है 1 डेज में 1/x वर्क होगा, 1/x वर्क होगा। कोई दिक्कत? अब इसके पीछे का लॉजिक समझने का कोशिश कीजिएगा, जिसको मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। खूब ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अगर आपसे बोला जाए कि राम किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/25 करेगा। अगर मोहन किसी काम को 11 दिनों में करता है, तो एक दिन में 1/11 करेगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, और यहां पे एक बंदे को अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद मैंने बोला कि इस टैब से आपको इस बकेट के द्वारा यहां पे पूरा टैंक को फुल कर देना है, और इसने बोला कि मुझे 10 आवर टाइम दे दो। कितने घंटा दे दो? 10 घंटा टाइम दे दो। खूब ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि ये एक टैंक है, एक बंदे को अपॉइंट किया जो टैब से बकेट में पानी भर के इसको फुल करना है। उसने क्या बोला कि मुझे 10 घंटा दे दो। 10 घंटा अगर दे दो, तो मैन एज अ यहाँ पे मशीन की तरह वर्क करता है। तो ये बेसिकली
क्या किया होगा, इस टैंक को बराबर 10 पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया होगा और वो टारगेट बनाया होगा कि 1 घंटे में मुझे यहां पे भर देना है, अगले घंटे में दूसरे लकीर तक भर देना है, अगले घंटे में तीसरे लकीर, चौथे लकीर और वैसे ही 10वें घंटे में 10 लकीर तक भर देना है। इसके कहने का मतलब अगर इसने 10 घंटा मांगा है और 10 घंटे में प्रत्येक घंटे की अगर बात करें तो उसने काम को 10 हिस्सों में बांट रखा है। अगर 1 घंटे में 1 हिस्से करेगा तो दूसरे घंटे में 2 हिस्से करेगा तो 10वें घंटे में 10वां हिस्सा कर देगा और काम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि 1 घंटे बाद का स्टेटस क्या होगा, तो उसने जितने भी लकीर थे, कितने लकीर थे, क्योंकि मैंने 10 पार्ट में बांटा काम को अकॉर्डिंग टू आवर ईच आवर, तो वो 1 पार्ट फुल कर चुका होगा आउट ऑफ 10 पार्ट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं कि राम किसी काम को 17 दिनों में पूरा करता है, इसका मतलब है वो दिन के अकॉर्डिंग काम को कितने भाग में बांट रखा होगा, 17 भागों में बांट रखा होगा। और अगर 1 दिन का वर्क डन देखा जाए तो वो 17 भाग में से कितना भाग किया होगा, 1 भाग किया होगा, तो 1/17 होगा। अगर मैं बोलूं कि ए किसी काम को x डेज में पूरा करता है तो वो अपने काम को x भागों में बांटा होगा। 1 दिन में अगर मैं पूछूं कि कितना काम करेगा तो 1/x करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर मैं तीसरे घंटे आऊं तो 3 आउट ऑफ क्या किया होगा 10। अगर मैं 5वें घंटा आऊं तो 5 आउट ऑफ 10। तो क्या काम पूरा हो गया? नहीं, काम कब पूरा होगा, जब 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। इसीलिए फ्रैक्शनली वर्क जब कंप्लीट होता है तो मैं वर्क को क्या बोलता हूं, 1। फ्रैक्शन में वर्क को क्या बोलते हैं, कंप्लीट वर्क को 1। क्लियर भाई? तो 10/10 इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि राम एक वर्क को 1 वर्क को 17 डेज में पूरा करता है तो 1 डेज जो वर्क होगा वो 1/17 होगा। कोई दिक्कत? अब खूब ध्यान से समझिएगा, एक वर्क को सपोज 23 डेज में करता है। खूब ध्यान से समझिएगा, एक वर्क को 23 डेज में करता है। खूब ध्यान से दिमाग लगाइएगा और बातों को समझिएगा। अगर प्रॉपरली 1 by 1 आप मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं, आपके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खूब ध्यान से समझिए, अगर मैं बोलूं कि ए का आफ्टर 5 डेज क्या होगा, वर्क 5 डेज आफ्टर, तो वर्क 5 डेज आफ्टर हाउ मच वर्क इज कंप्लीट। तो उसने मेरे को बताओ, अगर ये एक काम को 23 दिनों में करता है तो क्या उसने अपने वर्क को 23 भागों में बांट रखा है। अगर मैं 5 दिन की बात करता हूं तो उस 23 भाग में से कितना भाग किया होगा, 5 भाग किया होगा। तो 5/23 वर्क हैज बीन डन, तो इतना डन हो जाएगा। और लेफ्ट कितना किया होगा, लेफ्ट कितना होगा, लेफ्ट वर्क कितना होगा। अब मेरे को बताओ, अगर 23 भागों में बांटा है तो उसने केवल 5 भाग किया है ना, 23 भाग में से 5 भाग किया है तो बचा कितना, 18 भाग। तो 18/23 पार्ट लेफ्ट किया है, बचा हुआ वर्क का भाग कितना है, 18/23। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और समझाने का मैं कोशिश करता हूं आपको। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए कोई वर्कर है और वो x डेज में एक काम करता है, एक वर्क करता है, तो ए 1 डेज में 1/x वर्क करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहां पे अगर मैं बोलूं ए k डेज में कितना वर्क करेगा, तो k/x वर्क करेगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं लेफ्ट वर्क, तो लेफ्ट वर्क क्या होगा, टोटल वर्क का पार्ट कितना है, x। k डन हो गया है तो k को सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिवाइड बाई क्या होगा, k पार्ट ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इसका एग्जाम्पल मैं अगर करवाऊं कि ए 17 दिनों में एक वर्क कर लेता है, कोई दिक्कत?
एक वर्क कर लेता है, तो मैं अगर बोलूं कि ए 5 दिन में डेज में कितना वर्क किया होगा, वर्क डन, तो आप बोलोगे 5/17। और मैं बोलूंगा कि लेफ्ट वर्क कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 5 पार्ट तो हो गया है, तो बचा कितना, 12 आउट ऑफ क्या, 17। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अब मैंने क्या पढ़ाया कि अगर वर्कर्स वर्क को फिक्स कर लेते हो, तो वर्कर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टाइम का होगा। कोई दिक्कत। फर्स्ट पार्ट तो हमने यही देखा था। दूसरा पार्ट, अगर मैं बोलूं कि वर्कर्स को फिक्स कर लो, अगर वर्कर्स को फिक्स कर लिया तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वर्क होगा क्या? कोई दिक्कत, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क होगा। और थर्ड मैंने किया कि अगर टाइम को फिक्स कर लेते हो तो मेरे को बताओ वर्कर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क होगा क्या? कोई दिक्कत है? अगर इस तीनों को कंबाइन करूं, क्योंकि मेरे को अब मैं वर्कर्स को M से डिनोट करूंगा, वर्क को W से डिनोट करूंगा, टाइम को या तो डेज या तो आवर से डिनोट करूंगा। कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ लेके आए तो मेरे को बताओ वर्कर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क बाय क्या हो जाएगा, यहां पे टाइम होगा क्या? अगर मैं इस तीनों को कंबाइन करूं तो कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा। अब यहां पे वर्कर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट ले लेता हूं और इनटू क्या हो जाएगा, वर्क। तो ये हो जाएगा वर्कर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कोई दिक्कत है क्या? मैंने वर्क को फिक्स रखा, वर्कर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम था, यहां पे वर्कर्स को फिक्स रखा। अगर वर्कर्स को फिक्स रखा तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क होगा। अगर यहां पे मैंने टाइम को फिक्स रखा तो वर्कर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क होगा। कोई दिक्कत? अगर मैं इस तीनों को एक साथ लिखूं तो वर्कर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क और वर्कर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होगा। अगर मैं इस चीज को हटाऊं तो यहाँ पे कांस्टेंट के आएगा, क्योंकि टाइम डिवीजन में था तो इधर जाके क्या हो गया, प्रोडक्ट में, और यहाँ पे के इनटू वर्कर्स था। कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे वर्कर्स इनटू टाइम डिवाइड बाय वर्क हमेशा एक फिक्स वैल्यू देगा। अब खूब ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बता दिया कि मैं वर्कर्स को किससे डिनोट कर रहा हूं, M से, वर्क को W से और टाइम को D या H से। तो अब मेरे को बताओ, अगर दो ग्रुप की बात हो रही हो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यहाँ पे M1 वर्कर्स हैं, इसको D1 डेज लगता है या H1 आवर लगता है और ये W1 वर्क करते हैं। यहाँ पे M2 वर्कर्स हैं, D2 डेज टाइम लगता है या H2 आवर टाइम लगता है और W1 डेज लगता है। तो इन सभी को मिक्स करके मैं ढेर सारे फॉर्मेट को डिस्कस कर सकता हूं। कोई दिक्कत? ढेर सारे फॉर्मेट को डिस्कस कर सकता हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं, यहां पे मैंने बोला कि वर्कर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं अगर बोलूं तो M1 D1 H1 बाई W1 पहले ग्रुप का, M2 D2 H2 बाई W2 दूसरे ग्रुप का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर दोनों कांस्टेंट होगा तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों कांस्टेंट है तो दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। अब इन्फॉर्मेशन कोई जरूरी है कि सारी चीज को एक साथ यूज किया जाए? नहीं, कुछ ही अगर चीज यूज किया जाए तो मैं M1 D1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, M2 D2, या M2 अगर आवर में दिया हो H1 तो M1 H1 तो M2
H2 यूज कर सकता हूं, या अगर दोनों का दोनों एक साथ दिया हो M1 D1 H1 तो क्या हो जाएगा M2 D2 H2 हो जाएगा। अगर मैं यूज करूं M1 D1 by W1 तो इधर क्या हो जाएगा M2 D2 by W2। इस तरीके से यूज करके हम ढेर सारे क्वेश्चन को करते हैं। अब एफिशिएंसी को मैंने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि पूरा का पूरा एक क्लास ही मैं एफिशिएंसी पे लेने वाला हूं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने बोल रखा है कि मैं अभी केवल थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, मैं आपको थियरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं अभी पूरे के पूरे थियरी पे बात करूंगा। उसके बाद आपको पता है कि रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस करता है कि XYZ जो भी असाइनमेंट, जो भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सारा रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस का सिलेबस है। तो उस तरह के अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हो तो मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, 1 by 1 कराऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब ये चीज को समझिए कि अब जनरल लॉ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन यहां पे जो एडिशन होता है या जो सब्सट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल लॉ फॉलो नहीं करेगा। हमेशा 1 यूनिट टाइम वर्क डन के केस में हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन वर्क एंड टाइम में करते हैं। मैंने क्या बोला खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं यहां पे ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बोलूं ए एक वर्क को कंप्लीट करने में अगर x डेज लेता है और b एक वर्क को कंप्लीट करने में, उसी वर्क को कंप्लीट करने में अगर y डेज लेता है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि a प्लस बी अगर दोनों एक साथ आ जाए तो x प्लस वाई डेज लेंगे काम को खत्म करने में। ये तो आपको ऐसे भी लॉजिकली गलत ही लग रहा होगा और ऐसे भी ये नॉर्मल एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करेगा। क्या मैंने बोला? अगर आप खुद सोचो कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या 18 दिन लेंगे? क्या नहीं, उन दोनों को काम करने में अब 8 दिन से भी क्या लगेगा, कम समय लगेगा। इस बात को क्या समझ पा रहे हो जो हम चीज बताएं? अब हमेशा हमने क्या बोला कि आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमेशा 1 यूनिट टाइम में वर्क डन के रेस्पेक्ट में होगा, रेस्पेक्ट में होगा। इस बात को समझिएगा। आपका हमेशा एडिशन या सब्सट्रैक्शन वर्क एंड टाइम के केस में, एडिशन या सब्सट्रैक्शन 1 यूनिट टाइम में आप कितना वर्क करते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक चीज और समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर इसको आगे मैं एलिबरेट करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि ए का एक वर्क करने में टोटल टाइम टेकन, TTT टोटल टाइम टेकन, ए को एक वर्क करने में कुल लगा समय अगर x डेज है, क्लियर है? मतलब ए एक फिक्स वर्कर है जिसको एक काम करने में x ये लगता है, तो मेरे को बताओ इसको 1 डेज में वर्क डन कितना होगा? एक दिन का वर्क डन कितना होगा? 1/x होगा क्या? 1/x वर्क डन होगा क्या? क्या ये बात समझ पा रहे हो? अभी मैंने क्लियर किया है कि अगर एक किसी काम को x दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में किया गया काम क्या होगा? 1/x होगा। कोई दिक्कत? तो अब बताओ a का अगर मैं बोलूं कि यहां पे टोटल टाइम टेकन अगर x डेज है, तो आप यहां से बताओ कि 1 डेज वर्क क्या 1/x होगा क्या? 1/x होगा क्या? ये बात समझ पा रहे हो? 1/x होगा। तो यहां पे टोटल टाइम टेकन का रेसिप्रोकल होता है। टोटल टाइम टेकन का क्या रेसिप्रोकल होता है?
रेसिप्रोकल होता है क्या? 1 डेज वर्क। अगर डेज में बोल रहा है तो डेज में, आवर में बोल रहा है तो आवर में, जो भी बोल रहा है। टोटल टाइम का रेसिप्रोकल होता है 1 डेज वर्क, या 1 डेज वर्क का रेसिप्रोकल क्या होता है? टोटल टाइम टेकन। तो मैं इस दोनों को एक साथ लिखता हूं, टोटल टाइम टेकन और 1 डेज वर्क। तो इस टोटल टाइम टेकन का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल 1 डेज वर्क है, और 1 डेज वर्क का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन का रेसिप्रोकल क्या है? 1 डेज वर्क, और 1 डेज वर्क का रेसिप्रोकल क्या होगा? टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ये बात समझ में आ रहा है क्या? टोटल टाइम टेकन। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको एक साथ लिखने का कोशिश करता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। ए का अगर टोटल टाइम टेकन x डेज है तो इसका 1 डेज वर्क कितना होगा? 1/x वर्क होगा क्या? होगा। अगर मैं बोलूं b का टोटल टाइम टेकन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y डेज होगा। अब बताओ इसका 1 डेज वर्क डन कितना होगा? 1 डेज वर्क डन क्या 1/y वर्क होगा? होगा या नहीं? अब मैं अगर इस दोनों को ऐड करूं a प्लस b का, तो ये टोटल टाइम टेकन के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, बल्कि 1 डेज वर्क डन के रेस्पेक्ट में होगा। 1 डेज वर्क डन के रेस्पेक्ट में होगा। तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y प्लस x डिवाइडेड बाई xy होगा। अब a प्लस b का 1 डेज वर्क डन है, y प्लस x डिवाइड बाई x एंड y। तो मेरे को बताओ a प्लस b के द्वारा टोटल टाइम टेकन क्या इसका रेसिप्रोकल होगा क्या? क्योंकि 1 डेज वर्क का रेसिप्रोकल टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम टेकन का रेसिप्रोकल 1 डेज वर्क। तो xy डिवाइडेड बाई x प्लस y होगा क्या? xy डिवाइडेड बाई x प्लस y होगा क्या? मतलब अगर a किसी काम को 20 डेज में करता है, अगर टोटल टाइम टेकन उसका 20 डेज है, और b का टोटल टाइम टेकन 15 डेज है, तो मेरे को बताओ a प्लस बी का टोटल टाइम टेकन क्या होगा? अगर दोनों मिल जाएं काम करने के लिए तो कितना समय लगेगा? तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? x into y divided by x plus y, where x is the total time taken to complete a work by a and y is the total time taken to complete a work by b. y समय लगता है b को काम करने में, और x समय लगता है a को काम करने में, तो a और b मिल जाते हैं, तो x into y divided by x plus y होगा। तो ये बताओ मेरे को, क्या यहाँ पे 20 क्रॉस 15 डिवाइडेड बाई a प्लस b क्या 35 होगा क्या? क्या 35 होगा क्या? अब यहाँ पे 7 बचे 35, 5 के हैं क्या 15, तो 60/7 दिन क्या आंसर होगा क्या? क्या आंसर होगा क्या? कोई दिक्कत? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से वर्क एंड टाइम हमें बनाना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आने वाला है, उसमें मैं 2 वर्कर्स के साथ वर्क को अकॉर्डिंग टू फ्रेम कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू यूनिट कैसे बनाएंगे, मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन कलम उठाए बिना कर सकते हो वर्क एंड टाइम का, क्योंकि वर्क एंड टाइम बहुत ही इजी चैप्टर है, और उसको अगले जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके आगे समझाने वाला हूं। ये एकदम वर्क एंड टाइम का बिल्कुल बेसिक्स था, जिसमें मैंने तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया था। नेक्स्ट इसके आगे वाले वीडियो में मैं 2 वर्कर्स रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और उसको कितना इजीली तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एफिशिएंसी डिस्कस करूंगा। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 वर्कर्स के बारे में बात करूंगा। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में और एंड केस वाले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रिपल एंड वाले केस को मैं कराऊंगा, और फिर मैं पाइप एंड सिस्टम कराऊंगा। तो अभी 1 बाय 1 वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है कि रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस और रवीश सर से आप सीख रहे हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इंतजार रहेगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।